सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचो और इंतखाबात जीत जाओ। मोदी सरकार ने पहले भी इसी गंदे धंधे से भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया और अब एक बार फिर अपने ही फौजियों की जान लेने की प्लानिंग की जा रही है ताकि भारतीय फौजियों के खून का बदला लेने के नाम पर इंतखाबात जीते जा सके। ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि इसका चर्चा भारतीय मीडिया खुद कर रहा है। फिर पुलवामा हमले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाने की खबरें चल रही हैं और यही है मोदी का इंतखाबात जीतने का प्लान, जिसे भारतीय सियासतदान मीडिया पर सबके सामने बेनकाब कर रहे हैं। कहते क्या है, ज़रा ये क्लिप देखिए। वैसे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती रही है कि फिर भी भारतीय मोदी जैसे इंतहा पसंद की ड्रामेबाजियों या शोबदेबाजियों के झांसे में आ जाते हैं। भारतीय इंतखाबात ऐसे माहौल में लड़े जाते हैं जैसे पाकिस्तान से बका की जंग लड़ी जा रही हो। इस बार भी मोदी जी और इनकी जमात अपना ये चूरन बेचने में कामयाब होगी या नहीं, पता इंतखाबात से ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की जंग की बात करते हैं। एशिया में क्रिकेट की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? जंग श्रीलंका में लड़ी जा रही है। आज पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला डू और डाई की बुनियाद पर हो रहा है। जो टीम हार गई वो घर जाएगी। भारत से फाइनल मुकाबला किसका होगा, आज मैच के बाद पता चल जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में किसका पलड़ा भारी है? बारिश अगर हुई तो क्या असरात होंगे, इसी से हम आगाज़ करेंगे। और अभी यही इतलात है कि जनाब बारिश फिर से हो रही है और पाकिस्तानी टीम बहुत मुश्किलात का शिकार है। 5 खिलाड़ी यानी आधी टीम तो हमारी आउट हो चुकी है। इकबाल जमील साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। मुजम्मिल मेरे साथ है। जमील साहब, इतना कम स्कोर लग रहा है, क्या आपके ख्याल से यहाँ पर क्या स्कोर 200 अगर हो या 225, 220, 25 स्कोर, तो क्या फाइटिंग टोटल होगा? जनाब, ये जो पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बाबर आजम के जहन में ये सवाल था कि जनाब को सेकंड बैटिंग करनी हुई और अगर बारिश हो गई तो इंटरप्शन की वजह से डकवर्थ लूज में उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंकन बॉलिंग ने बहुत ही नपी तुली बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। और ना जाने क्या कुछ समझ में नहीं आया कि अगेन खैर फ़खर जमान जिस गेंद पे आउट हुए तो उन्होंने लाइन मिस कर दी। बिल्कुल ही बहुत ही उम्दा बॉल थी वो, और जो स्पिनर्स थे उन्होंने ये बड़ी अच्छी बॉल की। इब्तिदा में जो 3-4 ओवर्स थे उसके गेंद टर्न नहीं हो रही थी, लेकिन अभी ये है कि हल्की हल्की गेंद टर्न हो रही है। और नवाज भी विकेट चले गए। हारिस जो थे, इन लोगों को चाहिए था कि अपना थोड़ा टेम्परामेंट दिखाते। टेम्परामेंट दिखाने के साथ उनके लिए एक बड़ा मैच मिल रहा था। अक्सर ये शिकायत रहती कि जनाब हमें चांस नहीं मिला। इस मैच में मोहम्मद हारिस को चांस मिला था, लेकिन उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिनकी उनसे तवक्को की जा रही थी। अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 52 रन बनाए, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बाबर आजम का साथ भी दिया। लेकिन इतना सेट होने के बाद, इतना अच्छी बैटिंग करने के बाद मेरी ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक राइजिंग डिलीवरी पे क्यों खाम खाए में शॉट खेला। उस वक्त रन का एवरेज भी अच्छा था, 4.7 जा रहा था। अब तो एवरेज थोड़ा सा रन का कम हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि टेम्परामेंट जो है ना, दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। और ये जो मैच है, इस मैच की सबसे अहम बात यही थी कि पाकिस्तान डिसएडवांटेज में था। अगर बारिश थोड़ी सी कंटिन्यू कर जाएगी तो पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसमें पाकिस्तान को ये चाहिए था कि ये मौका मिला था, उसको कैपिटलाइज करते। तो दूसरी बात ये कि इफ्तिखार अभी तक बैटिंग करने के लिए नहीं आए। ना जाने, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बुनियाद पे इफ्तिखार को उन्होंने रोक के रखा हुआ है। नवाज को आपने पहले भेज दिया। भाई नवाज इज नॉट एन ऑलराउंडर, फॉर गॉड सेक उसको आप ऑलराउंडर मत माने। वो बेन स्टोक्स नहीं है, आप ऑलराउंडर मानेंगे, नतीजा ये हुआ देखिए कितनी जल्दी आउट हो गए। इफ्तिखार के कम से कम ये तो है कि उसने खेला है, ओडीआई में भी, T20 में भी, और वो मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल में वाहिद प्लेयर है जो शायद थोड़ा सूझबूझ के साथ खेलता है। पाकिस्तान की जब 3-4 विकेट आउट हो गई थी तो बैट्समैन को चाहिए था, और ख़ासतौर पर रिजवान को भी मैं कहूँगा कि अगर रिजवान को चांस भी मिला, बिल्कुल एक स्टंपिंग चांस जो विकेट कीपर ने छोड़ दिया, वो समझे शायद बोल्ड हो गए और वो बिल्कुल ही लक था। इसी तरह श्रीलंका की फील्डिंग, 1-2 कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप किए। अगर वो चीज़ें हो जाती
तो जनाब पाकिस्तान रियल मुश्किलात में होता। अब ये पाकिस्तान के लिए एक सेफ स्कोर ये है कि कम से कम 250 260 तक स्कोर करें, तब जाके कोई मुकाबला हो सकता है मैच के लिए। लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि जो वो परफॉर्मेंस रही है अभी तक बैट्समैन की। बाबर आजम एक अच्छी खूबसूरत गेंद पे लगे कि गेंद पे आउट हुए, बड़ी अच्छी गेंद, हल्की सी टर्न हुई, वो फॉरवर्ड गए। पहली गेंद भी उन्होंने ऐसी मिस की थी और उसके बाद वो आउट हो गए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बाबर के जो आउट होना था वो एक आपको फिलहाल पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नजर आ रही है। इकबाल साहब, कन्फ्यूजन ओवरऑल दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा इफ्तिखार को पहले यूज़ नहीं किया, मोहम्मद डेथ ओवर्स में अच्छा खेल सकते हैं या ओपनर अच्छे हैं, उनको हमने मिडल ऑर्डर में किस तरह यूज़ किया है उस पर भी आपका तजिया चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी 11 के बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि जब सिलेक्शन होती है टीम की तो उसमें जिस तरह से प्लेयर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, और टॉस के हवाले से भी इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग ऑप्ट की, रोहित शर्मा ने कहा मैं भी यही चाह रहा। आज श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंकन कैप्टन ने कहा मैं भी यही चाह रहा था जो बाबर ने डिसीजन लिया। तो आपको लगता है कंडीशन रीड नहीं कर पा रहे या कन्फ्यूजन है ओवरऑल? मेरे ख्याल में कि ये फैसला बाबर आजम का गलत नहीं था। वो श्रीलंकन कप्तान ने जाहिर वो टॉस हार गया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ी हैरत की बात है, जो पाकिस्तान प्लेइंग 11 है, पूरी आधी टीम आपने बदल दी, पूरी आधी की आधी टीम आपने बदल दी। ये समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ। वो तो बाद में फ़खर जमान को एक सेकेंड थाट दी गई और आगे आप बताओ कि एक क्रूशियल मैच के लिए आप जा रहे हैं, आप टूर्नामेंट में यू एंटर्ड एज ए फेवरेट, आप फेवरेट की हैसियत से जा रहे थे, अनलेस जब आपको भारत के साथ शिकस्त हुई उसके बाद तक। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसी बात थी। अब ये बताइए कि अब ये इसमें एक डेब्यूटेंट है, जमान फास्ट बॉलर है, उसके बाद फिर मोहम्मद हारिस को खिलाया। पहले आपने कहा कि मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे, बाद में आपने ये फैसला किया जनाब कि अब्दुल्ला शफीक आ गए। तो मतलब एक किस्म का डगआउट में जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टूरिंग साइड के अंदर लोग हैं और उसमें कप्तान भी शामिल है, वो मेरे ख्याल में एक पैनिक जैसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। इतनी तेजी से टॉस से पहले टीम को चेंज करना है, कहाँ आपने एक दिन पहले टीम का अनाउंस कर दिया, 48 घंटे पहले अनाउंस कर दिया, कहाँ ये कि लास्ट मोमेंट में आप चेंजेस कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात बड़े ऐसे लगता है हुए हैं। अच्छा, अभी हमें इजाज़ वसीम बाकरी ने ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदे हैं और हमारे साथ बराह रास्त कोलंबो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इजाज़, अभी मौसम का सबसे पहले तो बताएं जी। अच्छा, हम दोबारा बात करते हैं इजाज़ वसीम बाकरी से, उनसे जानेंगे वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है, मैच हो भी पाएगा या नहीं अब मज़ीद। जी इकबाल जमील साहब, एक बात ये जो की जा रही है कि हमारी बॉलिंग में अब सबसे हम हमेशा डोमिनेट करते हैं, अब हमारे बॉलर्स भी इंजर्ड हो गए, तो वो भी हमारे लिए मसला होगा। पहले तो होता था अच्छा जी चले कम स्कोर कर लेंगे, तब भी चले वो डिफेंड कर लेंगे। अब हमारी बैटिंग हमें मायूस करती है, इतना स्कोर ही नहीं कर पा रही कि जिसको हम कहें कि हमारे बॉलर्स जो है उसको डिफेंड कर पाएँ। देखिए सारी बात ये है कि आप स्कोर कितना देते हैं। आप बॉलर्स को एक टारगेट दें ना, आप ये नहीं कि जनाब आप बहुत जल्दी आउट हुए, आप एक रीजनेबल स्कोर दें बॉलर्स को। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देखें वसीम जूनियर और जो जमान है, मतलब इन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जितनी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। वो एक स्ट्राइक बॉलर हैं, वो पहले भी थे अब भी हैं, उनको दिखाना है, उनको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना है। उनको जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बताना है कि इस टाइप की बॉलिंग की जाएगी। दूसरी बात है, आज शादाब के लिए भी एक टेस्ट है, इसलिए कि ये विकेट इतनी स्पिन नहीं हो रही है, गेंद थोड़ी सी टर्न हुई है आखिरी के 15-20 ओवर्स के बाद। लेकिन शादाब को अपनी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, शादाब को आज दिखाना पड़ेगा, लाइकवाइज नवाज को भी। दोनों स्पिनर्स का बड़ा क्रूशियल रोल होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत वाइटल। ऐसा ना हो कि इफ्तिखार को भी इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए कि जमान का डेब्यू है, पहला मैच है, फिर वसीम जूनियर है, इन लोगों को शाहीन शाह अफरीदी। अभी वहाँ पर जी, वहाँ पर माहौल क्या है स्टेडियम में, हम यही जान लेते हैं। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इजाज़, पहले तो मौसम के बारे में बताएं, क्या चांस नज़र आ रहा है मैच होने का दोबारा? जी इजाज़ जी, अच्छा
एक दफ़ा फिर मार रहा है। मौसम की वजह से ये हो रहा है, बारिश इतनी है कि जहाँ से बात नहीं हो रही। जी इकबाल जमील साहब से आपसे। इकबाल साहब ये बताइए, जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान के पास है ही नहीं, अगर हम नवाज़ पे रिलाई कर रहे हैं जिस तरह आपने कहा, उनको भी एज एन ऑलराउंडर परसीव करते हैं, शादाब के साथ भी यही ट्रीटमेंट है, तो इंडिया में कुलदीप ने देखें 2-3 मैचेस में क्या ट्रीटमेंट दिया बैट्समैन को, कितना बड़ा सेटबैक है ये वर्ल्ड कप में जाते हुए, स्पिनर है ही नहीं स्पेशलिस्ट हमारे पास। जी इकबाल साहब, जी इकबाल जमील साहब आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी अब आ रही है आपको आवाज़ सर? जी इकबाल जमील साहब आवाज़ आ रही है सर? नहीं जी आप बोलिए, हल्की आ रही है। अच्छा, ये सवाल ही मुजम्मिल ये कह रहे थे कि हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी नज़र आ रही है। भारत के स्पिनर ने कमाल दिखाया, श्रीलंकन के स्पिनर्स कमाल दिखा रहे हैं, हमारे पास जनाब नवाज हैं, या हम ये भी सोच रहे हैं जी इफ्तिखार बॉलिंग कर लेंगे, हमारे पास तो उस तरह का स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपके पास शादाब के अलावा और नवाज के अलावा, नवाज को आपने खिलाया नहीं जनाब, जो क्रूशल मैच के अंदर था। आप फिर किस लिए लेके गए थे क्रूशल मैच के अंदर? फ़हीम अशरफ को आपने खिला दिया, फ़हीम अशरफ को आपने टीम से निकाल दिया। एक स्पेशलिस्ट आपको, और जो स्पेशलिस्ट टाइम मिल गए जो स्पिनर थे वो शादाब थे, उनकी फॉर्म आपके सामने सवालिया निशान बनी हुई है। वो लाइन और लेंथ उनकी वो नहीं है, हालांकि उनको जो बिग पिच थी वो उनको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। दूसरी बात, तुरफा तमाशा ये हुआ कि टीम मैनेजमेंट ने जनाब भारत के खिलाफ मैच में नवाज को बैठा दिया। नवाज को आप किस लिए लेके गए थे? एज ए स्पेशलाइज लेके गए थे। अभी तक जितने भी जो मैचेस हुए हैं उसमें देखिए स्पेशल स्पिनर्स थे, उनका रोल बड़ा क्रूशियल रहा है। दे हैव प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। वल्लाको को देख लीजिए, इंडिया के अगेंस्ट उसने 5 विकेट लिया, 40 रन देके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। कुलदीप यादव को देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ कितनी उम्दा परफॉर्मेंस दी, फिर उसने श्रीलंका के खिलाफ कितनी उम्दा परफॉर्मेंस दी। ये तो बात होती है, विकेट टर्न हो या ना हो, ये तो बॉलर की और कप्तान की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब जनाब स्पिनर की, कि जनाब किसी भी टाइप की विकेट में टॉप क्लास स्पिनर उसे ही कहा जाता है कि जनाब दुनिया की किसी भी टाइप की विकेट पे उम्दा बॉलिंग कराए। दैट्स द थिंग। और यही पाकिस्तान के जो स्पिनर था, आप जो बात करें पिछले 13-14 मैचेस में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, श्रीलंकन बॉलिंग तो सारों को, हर टीम को किया है, सारे खिलाड़ी आउट किए हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। इजाज आपको आवाज आ रही है? जी एजाज वसीम आवाज़ आ रही है आपको? आज लगता है कि जनाब वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अभी तक मायूस कुन चल रही है, तो वहाँ पर हमारा राब्ता भी कुछ ना मायूस कुन ही हो गया उनके साथ। तो बात ही नहीं करना चाह रहे शायद एजाज साहब, हमारे साथ नाराज़ हो गए। अच्छा जी इकबाल साहब, जी सर, उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, फाइनल के लिए तो उनकी टीम, हालांकि उनकी टीम खुद एक बहुत बड़े इंजरी का शिकार है। 4 उनके बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, धनंजय वगैरह वो नहीं है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने फॉर्मिडेबल साइड ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और इस वक्त ये है कि जनाब पाकिस्तान जो है एक स्ट्रगल कर रहा है, 5 विकेट चली गई है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि लेटर ऑर्डर बैट्समैन को कंप्लीट पूरे 45 ओवर खेलने चाहिए और आराम से खेलने चाहिए। रिजवान की शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ही शुड प्ले लीड फ्रॉम द फ्रंट, चाहिए आराम से खेलें। ओवर्स अभी हैं, स्कोर आपके बनेंगे। अगर 230 240 में पाकिस्तान आउट होता है तो मेरे ख्याल में ये एक आसान टारगेट होगा श्रीलंका के बैट्समैन के लिए। वो आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन श्रीलंकन बैट्समैन के लिए ठीक है, मतलब ये कोई मुश्किल। हम दोबारा आपसे बात करते हैं। एजाज वसीम आवाज आ रही है आपको? शाहजी मुझे बिल्कुल दूर से आवाज आ रही है। ऑडियो तो ठीक करे, मैं रोज लाहौर। अच्छा सीन है, वो वहाँ से बैठे शिकायत कर रहे हैं कि जी आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनको वो कह रहे हैं, वो बेचारे अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान टीम अपनी कोशिश में लगी हुई है कि कोई 200 स्कोर ही कर ले। अच्छा मुजम्मिल, दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह इकबाल जमील साहब फरमा रहे हैं कि तकरीबन 230-40, मुझे तो वो पहाड़ नज़र आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि 230-40 बड़ी आसानी से श्रीलंका कर लेगा। हमारे लिए तो 45 ओवर्स में इस वक्त एक पहाड़ की मानंद है। 130 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं, 30 ओवर्स मेरा ख्याल है तकरीबन हो भी गए। नहीं बिल्कुल, इकबाल साहब से ये वैसे पूछना चाहिए था हमें भी कि अगर वो कह रहे हैं कि हम नवाज़ को एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर लेकर गए हैं, बल्कि इकबाल साहब अगर आप सुन सकते हैं तो आप जिस तरह आपने फरमाया कि नवाज़ को स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे हम लेकर गए हैं, लेकिन फिर उनको 5वें नंबर पे बैटिंग भी करवा रहे हैं इफ्तिखार को बिठा के,
तो इसका पॉइंट फिर क्या है? और दूसरी चीज़, जिस तरह से आपने ही कहा कि पहले बैटिंग लेने का रीज़न ये हो सकता है कि DRL जो मेथड है उसमें आगे रहें, लेकिन फिर ओपनर जब आते हैं मैदान में तो इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि आप स्टार्ट का पावर प्ले के ओवर्स देख लीजिए, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, वो इंस्टिंक्ट नहीं है अटैकिंग। तो अगर डिक्लेरेशन मेथड को ही मद्देनज़र रख के उन्होंने बैटिंग ली थी तो फिर स्ट्राइक रेट क्यों इतना लो रहा, वो अप्रोच नज़र क्यों नहीं आई? जी मेरे ख्याल इकबाल साहब को भी शायद आवाज़, इकबाल साहब सर आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बोले, आप क्या कह रहे हैं? सर मुजम्मिल का ये सवाल था कि मोहम्मद नवाज़ को आपने कहा जी स्पिनर के तौर पर लेकर गए हैं, लेकिन उनको ऊपर ले आए, उनको तो बैट्समैन के तौर पर ले आए, इफ्तिखार को उल्टा बिठा दिया, और कोई हमारे पास स्पेशलिस्ट, हम उनको वो भी नहीं मानते नवाज़ को कि उतने अच्छे स्पिनर हैं कि हम कहें कि जनाब वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से उनको खिलाया जा सकता है, वो भी मामला नहीं है, बैटिंग में भी मायूस किया उन्होंने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट मूव था। बिल्कुल इंटेलिजेंट मूव नहीं था। इससे आपने क्या किया, 130 पे जब इफ्तिखार बैटिंग करने आएगा, 130, 135, 140 पे 5 विकेट वो स्कोर बोर्ड पर देखेगा तो उस पर अच्छा खासा प्रेशर पड़ जाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो कहेगा यार अब तमाम जिम्मेदारी मुझ पे रह गई है। ये बड़े क्रूशियल नंबर्स होते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल नंबर होते हैं। देखिए इस नंबर्स पे बड़े बड़े प्लेयर्स बात करते हैं। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या इस नंबर पे बैटिंग करते हैं, जो कि एक रियली ऑलराउंडर है। अब इफ्तिखार के ऊपर आपने खामखा में एक अनड्यू प्रेशर डाल दिया। वो रुक के खेलने वाला बंदा नहीं है, वो इज ए स्ट्राइक प्लेयर, वो स्ट्रोक प्लेयर है। वो मतलब ये नहीं करेगा कि जनाब ये ऐसा है कि 5 ओवर में 50 रन करने वाला बंदा है, वो 3 ओवर में 40 रन करने वाला बंदा है। उसको नवाज के आउट होने के बाद 5 विकेट गिरने के बाद उसको आपने, अगर वो आएंगे बैटिंग करने के लिए तो मेरे ख्याल में उस पर अनड्यू प्रेशर डाल दिया है एक ऐसे बैट्समैन पे जिसकी ये टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म जा रही थी। ही प्लेड वेरी गुड। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि विकेट में हल्की हल्की अब टर्न हो रही है। पाकिस्तान को एडवांटेज होगा अगर यही टर्न होगा। पाकिस्तान का एडवांटेज ये भी होगा कि जब रात में फ्लड लाइट के अंदर गेंद मूव करती है, स्विंग भी करती है। ये भी बता दूं आपको, ओवरकास्ट कंडीशन अगर होती है, जैसे कोलंबो में बारिश है, कोलंबो में बादल आए हुए हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को एडवांटेज लेना चाहिए और स्पिनर्स को खास तौर पे। इसलिए अभी जो टर्न हो रही है वो इससे ज्यादा टर्न होगी। अच्छा चलिए इकबाल साहब, आपने तो बड़ी उम्मीद दिला दी है, श्रीलंका बैटिंग कर रहा होगा, आपने तो बड़ी उम्मीद दिला दी है। चलिए अल्लाह करे जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई टर्न वगैरह हमारे भी स्पिनर्स कर लें या हमारे भी कोई फास्ट बॉलर्स कारकर्दगी दिखा सके, लेकिन इतना स्कोर हो जाए तो फिर। इकबाल साहब ये बताइए, इसके अलावा जो वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो उसमें अगर हमारे पास ये ऑप्शन फ़खर ज़मान की फॉर्म को देखते हुए हो कि हमने उनमें से और अब्दुल्ला में से किसी एक को चूज़ करना है, तो किसके साथ जाना चाहिए कंसिडरिंग द रीसेंट फॉर्म जो फ़खर शो कर रहे हैं? ये वीकेस्ट लिंक फ़खर ही लग रहे हैं इकबाल साहब। अच्छा चलें, इकबाल जमील साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा ना मुज़म्मिल, अब इसका जवाब भी दें आप। कंफ्यूजन अब आप ऑल्टरनेट बताएं कि फिर फ़खर की जगह कौन है, फिर इसको रखे? फिर अब्दुल्ला ने आज जो है वो शो किया। उसकी वजह ये कि PSL की परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें उनकी, तो सबसे बड़ी जो उनके पास जो पावर है हिटिंग की, वो 90+ मीटर्स के आज सिक्सेस मारे हैं उन्होंने। तो ये जो 11 का इशू है पाकिस्तान का, ये बहुत ज़्यादा है कि कन्फ्यूजन कौन किसको रिप्लेस करेगा, स्टॉक में कौन है, बेंच स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना है। एक मुज़म्मिल मसला ये है ना कि फ़खर स्ट्राइक बड़ी अच्छी उनकी रही, वो बड़े स्कोर के बड़े माहिर समझ जाते हैं। इंडिया में फ्लैट बिल्कुल विकेट्स मानी जाती हैं जी, 300 तो वहाँ कोई बात ही नहीं होती। वो 350 को कह रहा होता है तो चेज में भी 325 अगली टीम कह रही होती है, तो वहाँ पर शायद वो फ़खर को समझते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। लेकिन कंडीशंस फ़र्क होंगी, पिचेस फ़र्क होंगी, ये भी तो चीज़ ये भी हो सकता है। और आज अगर इमाम जिनको 11th ऑवर पे एक इंजरी हो गई, 1 घंटा पहले मैच शुरू होने से स्पैज़्म जो है ना उनको सामने आया, तो उसको मेरा ख्याल है उनको रिप्लेस किया है फ़खर ने बेसिकली। अब्दुल्ला ने जो है वो फ़खर को रिप्लेस नहीं किया। लेकिन बात यही है कि वो कल आपने शायद देखा हो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच, तो उसमें 183 किया है बेन स्टोक्स ने, और वो इस तरह खेल रहे थे जैसे T20 मैच होता है। तो अब मॉडर्न क्रिकेट जो है उसमें आप टेस्ट मैच देख लें, उनका T20 या वनडेज देख लें, वो इंस्टिंक्ट जो है जो अटैक करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, वो पाकिस्तान में वो स्पिरिट नज़र नहीं। बिल्कुल मुज़म्मिल की बात सही है। अब बिल्कुल एक टेस्ट क्रिकेट बदल गई है, अब तो ऐसा लगता है वो T20 हो रही है। मगर श्रीलंका के बॉलर्स, यहाँ के पिचेस देखते हैं कभी। अब इंग्लैंड टीम जहाँ आएगी तो शायद उससे सीखने का मौका मिले क्या होता है। मगर हम नंबर 1 टीम थे इस टूर्नामेंट में जाते हुए।
ODI की, तो उस लिहाज से हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही है। बड़े अरसे के बाद हमने नंबर 1 पोजीशन अचीव की है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। फिर भी जनाब अभी जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है, इट्स अ क्रिकेट। तो अल्लाह करे कि अभी भी कुछ अच्छा स्कोर मारा हो जाए, कंपेटिटिव स्कोर हो, उसके बाद फिर बॉलर्स को बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दें तो फिर, और अगर बारिश रही तो फिर तो हमारे चांस वैसे ही नहीं है। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद आएंगे और सियासत पर बात करेंगे। अब पता चला। सदर पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया इलेक्शंस की तारीख के लिए और 6 नवंबर का कह भी दिया, लेकिन उन्होंने सबके लिए रास्ता बना दिया, सबको नाराज़ भी किया, सबको खुश भी कर दिया। ये भी एक अजीब बात है। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, ये सदर ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है आपके ख्याल से? उन्होंने तो कह दिया कि मैंने तो अपने 90 दिन के अंदर का कह दिया है, आगे आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने चांस भी दे दिया कि आप मुशावरत करें, आप सुप्रीम कोर्ट से राय लें, ये तारीख बनती है, आगे आप पर है। तो आप इस स्ट्रेटजी को क्या नाम देंगे? सदर साहब ने दुरुस्त किया? सदर साहब ने एक मजाक किया है। देखें, ये उसी तरह की कार्रवाई की है जिस तरह की आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिलों के साथ उन्होंने किया, कि अपने पास रखे और जब 10 दिन पूरे हो गए और 13वें दिन जाके ट्वीट कर दिया कि मैंने तो उनको कर दिया था रिफ्यूज और उनको रिटर्न कर दिया था पार्लियामान की तरफ, लेकिन मेरे अमले ने नहीं किया, और ये जो है वो अगर ये मेरे इस फेल की वजह से किसी को नुकसान हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये साफ लग रहा था कि उन्होंने एक फरीक को खुश किया और दूसरे को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात आज दूसरा दिन है, हम लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि उस खत को देखा जाए कि तजवीज़ कर रहे हैं कि उनके ख्याल में 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने डेट दी थी तो उसमें उन्होंने कहा था आई हियर बाय ऑर्डर। देखिए, इसमें और जो पहले था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। सर अमल तो उस पर भी नहीं हुआ पाशा साहब, वो क्या करते हैं, अमल तो उस पर भी नहीं हुआ। आप कहते हैं 90 दिन के इलेक्शन करें, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, सदर तजवीज़ करता है, हुक्म देता है, सुप्रीम कोर्ट दे, जो कोई मर्जी कर ले। इलेक्शन कमीशन कहता है जी मेरी मर्जी चलेगी, निगरान सेटअप कहता है जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, आप जो मर्जी कर लें। वो तो इलेक्शन तो तभी होंगे जब जिसने फैसला करना है उसने करना है। सदर बेचारे तजवीज़ करें, हुक्म दें, क्या फ़ायदा? सदर इतने बेचारे नहीं हैं जितने आप कह रहे हैं। अच्छा, सदर क्यों इस तरह, जब उन्होंने ओथ लिया कैबिनेट के साथ से तो उसके अगले दिन इनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। जो आपका इख्तियार है आपने वो अदा करना है। अगला क्या करता है वो जाने, और आइन जाने और कानून जाने। आपने जो आपकी हद तक जो इख्तियार था, क्या आपने उसको पूरा किया? क्वेश्चन ये है। ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी ऐसे किया या पहले भी ऐसे हुआ, ये कोई ग्राउंड नहीं है। आपने अपना इख्तियार एज्यूम करना था कि जी मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, और ये 1.5 साल अब बाल चली गई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, वो करता है नहीं करता, आइन की खिलाफ वर्जी जो करता है उसका खमियाजा उन्होंने भुगतना है, आपने नहीं। अच्छा, ठीक। तो हसन साहब, ये इलेक्शन कमीशन का रोल क्या आइडियल रहा है? अगर वो रिपीटेडली ये रिपीट करते हैं कि हमारा ये डिस्क्रिशन है कि हमने अनाउंस करनी है डेट, तो जब वो खुद नहीं कर रहे तो वो वैक्यूम जो है उसको प्रेसिडेंट साहब अगर फिल करें उस पर एतराज़ होता है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आगे बढ़ के टाइम फ्रेम दे देता इस पर? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई अमेंड की बेसिस पे कहता है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है डेट रखने का। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक बतौर तालिब इल्म कानून मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे क्लियर कट आइन में लिखा गया है आर्टिकल 48 सब क्लास 5 में कि सदर मुमलिकत ने अनाउंस करना है, तो फिर ऑर्डिनरी लॉ जो है उस पे आइन ही प्रिवेल करता है और आइन को ही सबकत है। सेक्शन 57 में अमेंडमेंट की वजह से ये इख्तियार नहीं मिला। दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबकत जो है वो आइन को हासिल है, ना कि इलेक्शन एक्ट को हासिल है। लेकिन सर अभी तो आपने कहा है कि सदर पाकिस्तान छोड़ें, इलेक्शन कमीशन जाने और कानून जाने। मैं ये कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक
अपनी जिम्मेदारी, 1 महीना 4 दिन के बाद आप जब ये एक तजवीज़ की सूरत में डेट अनाउंस कर रहे हैं, तो मुझे आप ही बताएं कि क्या इसका सर वो तो सिग्निफिकेंस है? ठीक है, सदर ने गलत किया, लेकिन बात सर ठीक है, अच्छा सदर ने गलत कम से कम तजवीज़ किया, उन्होंने फ़र्ज़ करें ऑर्डर नहीं किया, मान लेते हैं आपकी बात, मगर क्या सिर्फ सदर ही बुरे हैं यहाँ पर? उनको तो हम कह ही रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, निगरान सेटअप, सुप्रीम कोर्ट, आप जिस तरह वकला बरादरी हैं, गए भी हुए हैं कुछ लोग पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के इलेक्शन की, बाकी सब भी तो कुछ नहीं कर पा रहे ना सर। सिर्फ किसी एक को हम किस तरह जिम्मेदार ठहरा दें? जिसका काम है निगरान सेटअप जो है वो कहते जी हम तो सिर्फ आए हैं इलेक्शंस के लिए, वो तो कह रहे हैं हम इकोनॉमी ठीक करने आए हैं, और जब इलेक्शन कमीशन कहेगा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी मैं अपनी मर्जी करूंगा, वो तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं दे रहे, कोई महीना भी नहीं बता रहे। जो इमारत होती है ना, उसके लिए बुनियाद बहुत जरूरी होती है। इस इमारत की बुनियाद सदर मुमलिकत के हाथ में थी, और आइन इनको बिल्कुल ये एम्पावर करता था कि ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। 1 महीना 4 या 5 दिन के बाद इन्होंने एक तजवीज़ दी है। आइन और कानून में सदर मुमलिकत की तरफ से तजवीज़ या मशावरत की कोई गुंजाइश नहीं है। इनको एक डेट दे देनी चाहिए थी, ये सुरखरू हो जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टी खुद इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है, और यही वजह है कि सदर डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करके, और क्योंकि आप देखें कि पीटीआई की पूरी क़यादत बिहाइंड द बार है, बाकी जो रह गए थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। क्या इन हालात में एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि अभी अब इलेक्शन होंगे तो वो इस पोजीशन में होंगे कैंपेन चला सकेंगे? तो सर इसीलिए इन्होंने आप देखें पीटीआई सदर की गलती की वजह से सर अब इलेक्शन नहीं होंगे 90 दिन के अंदर। सदर ने गलती कर दी, उन्होंने तजवीज़ कह के, तो अब 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, अब इलेक्शन को मजबूर हो गए हम। देखें जी सर, जी पाशा साहब, मेरा ख्याल है पाशा साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। पाशा साहब से हम दोबारा बात करते हैं। मुजम्मिल, ये अब इंटरेस्टिंग है कि अगर सदर ने गलती किया, जी मुजम्मिल आप क्वेश्चन करें। जी साहब, ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें कि चलें ये तो टसल है इलेक्शन कमीशन की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन जो मीडिएशन हो सकती है जहाँ से उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको क्या लगता है आगे जाके ये मामला किस तरह से वहाँ पर रिजॉल्व हो सकता है, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब जो कि रिप्लेस हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनके आने के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मीडिएटर के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब लिया जा रहा है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। नहीं, वो आप छोड़े ना इस बात को। अगर किसी ने गलत किया है तो हम तो उसको गलत ठीक नहीं कहेंगे ना। बात सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेटली आना है और सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। और जहाँ तक नए चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, उन्होंने आइन से हट के कोई बात नहीं करनी, ये मैं आपको बता दूं। आइन में जो लिखा है उसी को ही उन्होंने फॉलो करना है और वही फैसला करना है जो आइन और कानून की मंशा होगी। 90 दिन मीन्स 90 दिन, इससे ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। लेकिन अब चूंकि इनके पास आना है, हेयरिंग होती है, देखें वो क्या टाइम लगता है। लेकिन इस जो नामजद चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको मैंने जो देखा है, जो फर्क है या उनकी शख्सियत का जो एनालिसिस किया है, मैं समझता हूँ कि वो आइन से बाहर नहीं जाएंगे कतई तौर पे भी। चलें ठीक है सर, उनको वो तो अब जब जैसे ही ओथ लेंगे उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ गई है। ये फरमाइए, हमने ये भी देखा उमर बंदयाल साहब भी इसी तरह शायद कहीं चीज़ों में बीच में खेलने की कोशिश की जिन्हें सदर ने किया। आगे बढ़ते हैं सर। इलेक्शन कमीशन, उसने लेटर लिख दिया है निगरान सेटअप को कि जी आप तो कंटिन्यूएशन लग रहे हैं पिछली गवर्नमेंट की, आपने वही लोग भर्ती कर लिए हैं जो पहले थे, और ये इंप्रेशन जा रहा है। इस पर पीपल्स पार्टी भी बोल रही है। ये भी आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ने सदर की तरह कोई तजवीज़ वाला ही काम कर दिया है? देखिए, ये भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्शन बड़ा जायज़ है कि आप ये तासुर दे रहे हैं कि एक ही पार्टी, उसके जो करीबी लोग हैं उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। तो ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्शन अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेवल प्लेइंग फील्ड की वो डिमांड कर रहे हैं इस हवाले से भी, तो वो जायज़ है मुतालबा, ये तासुर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, तो ये सर
इस लेटर के बारे में आपकी राय क्या है? बड़ा ज़बरदस्त है, इस पे निगरान सेटअप हिल जाएगा, वो इन लोगों को निकालेगा, या ये भी एक तजवीज़ साबित होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। और इसको इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केपी में भी एक किसी किस्म का लेटर लिखा था और सारी कैबिनेट चेंज हुई। उससे पहले एक वजीर साहब को स्टेप डाउन करना पड़ा, उनको रिजाइन करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि आईनी इदारा है और उसकी बात माननी पड़ेगी। आईनी इदारा अपनी हदूद में रहते हुए अगर फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो चाहते हैं तो यकीनन ये एक फेयर तरफ पहल लगता है। ठीक, हसन साहब ये बताइए, अभी सीईसी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, तो उसके बाद जो बयान सामने आ रहा है वो ये है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, आइन और कानून की तशरीह हर बंदा अपने तौर पे करता है, तो फिर किसकी माननी है सर? अवाम इतने कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आ रही, क्या कोर्ट ने फैसला करना है तारीख का? तो कोई था और आपने भी वही सवाल भी वही किया था, और वो जी सर, डिसीजन लाइज विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वही करेंगे, ना मैंने करना है, ना आपने करना है, ना पीपीपी ने, ना नून ने, ना इंटरिम सेटअप। ओके, और सर इस दफा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो मनवा सकेगी? मेरा ख्याल है कि पिछले साल की निस्बत इस दफा जो अब सुप्रीम कोर्ट होगी वो ज्यादा फर्म होगी, और उसमें आपको तफरीक खलीज तो बहरहाल रहेगी, शायद कई साल लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपना फैसला मनवाने की ताकत रखेंगे और मानना भी चाहिए। तो आर्टिकल 189, 190 कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई जजमेंट, उसकी तमाम इदारे और तमाम अफराद को बाइंडिंग है कि वो माने। सर, इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर ही है ना, क्योंकि जूनियर जजेस के हवाले से काजी फायज साहब का जो मौक़िफ़ रहा है वो तो क्रिटिसिज्म करते हैं उसके ऊपर। अब आकर उन्हीं को उन्हें फेस भी करना पड़ेगा, ये भी लोग कह रहे हैं शायद वापस भेज दें उनको। तो पहले वो जो अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उसको डील करना तो उससे भी बड़ा चैलेंज है जितना बाहर इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी पाशा साहब। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपना हाउस को ऑर्डर करना है, और उसके लिए हेलो जी जी सर, आवाज हम सुन रहे हैं आपको सर, प्लीज। जी जी बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो जी जी सर, प्लीज बोलिएगा सर, आवाज आ रही है आपकी। जी जी पाशा साहब, आपको आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। चले जी, मेरा ख्याल है पाशा साहब को आवाज़ नहीं जा रही। मुजम्मिल, अब ये जो आपने बात की है बिल्कुल है, हर सतह पर है, और सबसे बड़ा सवाल ये है, हम पहले दिन से कह रहे हैं जब ये सारा कुछ हुआ। जी पाशा साहब, ये जो बात हो रही थी, मुजम्मिल के सवाल का आप जवाब दे रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, और मैं समझता हूं कि उसमें उन्होंने पहला स्टेप ले लिया है कि जिस दिन ओथ उठा रहे हैं उसी दिन रात को डिनर पे तमाम जजेस को बुला लिया है। तो ये खुशाइंद बात है, तमाम जजेस को चाहिए। अभी हम इसके तवज्जो से भी कह रहे हैं, अदरवाइज भी कहेंगे कि तमाम जजेस को चाहिए कि वो उसमें शरीक हों और अच्छे माहौल में इस साल की जुडिशरी ईयर की शुरुआत है स्टार्ट करें, और क़यादत भी नई है, साल भी नया शुरू हो रहा है, जुडिशरी ईयर जिसको हम कहते हैं। तो जो नए गोल्स हैं वो मुतय्यन करें और इस मुल्क की आवाम को जो रिलीफ दे सकते हैं वो दें, क्योंकि बड़े अरसे से आवाम मुंतज़िर है अपने लिए कोई बेहतरी तलाश करने में। अच्छा सर, एक तरफ हम ये आइनी कानूनी ये मामला देख रहे हैं, इलेक्शंस की बात हो रही है, कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। हाल ही में सदर पाकिस्तान से कुछ मुलाकातें हुई हैं। इसी तरह उन मुलाकातों में
अली मोहम्मद दुरानी साहब साबिक वज़ीर रहे और इससे पहले वो इसी तरह जाकर जेल में शहबाज शरीफ साहब से मिले थे और उसके बाद हालात बड़े बदल गए थे। अब भी उन्होंने इंटरव्यू में इस तरह की बातें की हैं कि जी स्टेबिलिटी आनी चाहिए और हम मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं और उसका आगाज़ हो गया है। इन कोशिशों के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी एक तो आइन कानून की जगह हम देख रहे हैं वो तो अपनी सतह पर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये फैक्ट है मारूजी हालात और होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हमने देखा कि एक फिर रास्ता बनता है, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता बनता है। तो कोई आप देख रहे हैं कि सारी जमातों के लिए अब ये कोई एक इलेक्शन से पहले कोई रास्ता बन रहा है, कोई मुफाहमत हो रही है, ये साथ चलेगा? मेरा ख्याल है कि मुफाहमत होनी चाहिए, अच्छा कदम है। मोहम्मद अली दुरानी साहब परवेज मुशर्रफ दौर में वजीर रहे हैं, एक अमरीत का दौर था उसमें ये वजीर रहे और अब बड़े अरसे बाद फिर मंजर आम पे आए हैं और एक ये तजवीज़ लेके आए हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा अभी तक कि वो किसका मैंडेट उनको हासिल है कि वो इस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव कोशिश है मुल्क को। बहरहाल हमारा तो पाकिस्तान बार कौंसिल का ये मुतालबा रहा है कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठे, आपस में कोई कंसेंसस डेवलप करें मुल्क की मईशत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और स्टेक होल्डर मेन वही हैं। हमें अफसोस ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब ये कहती हैं कि वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, तो मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि वकला को क्यों बीच में लाते हैं? वकला ने तो अपना किरदार, आप उनको कहें ना कहें, अपना किरदार अदा करना है, लेकिन असल तो किरदार, असल तहरीक आपने चलानी है कि आपने असेंबली में बैठना है। तो आप कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप करें आपस में बैठ के कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। और सबसे अहम चीज मिसाके मईशत है। आवाम आपकी तरफ देख रही है और आवाम को आपने अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा धमाका खेज बात होनी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ अब रिलीफ मिला है। ये जो डॉलर की कीमत कम हुई, कुछ सख्त फैसले किए गए, ये पहले कर देते तो और ही बेहतर था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। पाजी साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो दी जा रही है, तो आपको लगता है जब वो लैंड करेंगे तो वो सेफली पहुंच जाएंगे जाती उम्रा बगैर अरेस्ट हुए, या फिर जो उनके केसेस की स्टैंडिंग है वो लीगली मुश्किल में पड़ सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। इस मुल्क में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और पॉपुलर लीडर रहे हैं। अभी भी उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और लेकिन जो उनका इस वक्त स्टेटस है वो उनको सजा हो चुकी है और उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके लिए उनको लाजमी तौर पे सरेंडर करना पड़ेगा, तभी सेक्शन की पिटीशन। सर अच्छा पाशा साहब आप ये बताइएगा आखिर में कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये मामलात होते हैं, तो ये हमारे मुल्क में ये क्या होता है, चाहे मुशर्रफ दौर, और ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, सिर्फ मुशर्रफ दौर में देख लेते हैं कि उसके बाद जनाब वो माफ़ी भी मिल जाती है, मियाँ साहब बाहर भी चले गए, जिस तरह भी केस थे गलत बनाए गए होंगे, लेकिन फिर रास्ता निकाल लिया जाता है और 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया जाता है। उसके बाद भी ये होता है। हम तो आज भी ये जिन हम मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ तय पा जाता है तो फिर ये इख्तियार होता है कि उस लिहाज से हम आइन और कानून को भी बदल लेते हैं। जिस तरह मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, अब उनको भी कानूनी तौर पर तो शायद जेल जाना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आज जो जेल में है, अगर कोई मुफाहमत हो जाती है तो फिर क्या जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त, वो किसी से खुद ही पीछे हट जाती है और जजेस को मानना पड़ जाता है। ये सारा इसी तरह हो जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप देखें कि उन्हीं केसेस में जिनमें सुनवाई नहीं होती, बेल नहीं होती, और हुकूमत जब चेंज होती है, रजीम चेंज होती है, तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें बहरहाल ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसको आम लिटिगेंट देखता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चंद मखसूस लोगों जो एलीट क्लास है उनको ये रिलीफ मिलते हैं, ब्लैंकेट कवर मिलते हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि, लेकिन इसकी इब्तदा को पकड़ना पड़ेगा कि आप क्यों पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं।
केसेस होते नहीं है, लेकिन नैब को आप मिसयूज करते हैं पॉलिटिकली, लोगों को अपना बनाने के लिए या मुल्क से बाहर रखने के लिए या जेल में डालने के लिए या सियासत से तौबा करवाने के लिए। केसेस आखिर क्यों, जब केस ट्रायल होते हैं तो वो बरी क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उनके खिलाफ एविडेंस सफिशिएंट नहीं होती। कोर्ट जो है वो एविडेंस को दे के फैसला करती है। तो ये सारी चीजें इब्तदा से लेके आखिर तक इसमें कहीं ना कहीं बदनीति और बदयांती का पहलू होता है, जिससे रिजल्ट कुछ और निकलते हैं और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये पिक एंड चूज किया गया है, ये सिलेक्टेड किस्म का इंसाफ किया जा रहा है और ऐसे फैसले होते हैं, ऐसे रिलीफ मिलते हैं। मसलन ये रिलीफ कि जी कि इस बंदे को आपने किसी भी केस में अब अरेस्ट नहीं करना, अगर जो केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ बाद में करते हैं उसमें भी अरेस्ट नहीं होना। तो ये ऐसा रिलीफ है जो किसी मुझे और आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एलीट क्लास को है। और ये मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इसको अब बदलना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। सर आपने कहा ना नैब जो है वो सियासतदानों को तौबा करवाती है, तो अब तो उनके भी अफसरान इस्तीफे दे रहे हैं। नैब का रोल जो है वो सही कर्टेल हुआ है आपको लगता है? मेरा ख्याल है कि कर्टेल होना चाहिए और एक नए सिरे से इसकी तंजीमें नौ होनी चाहिए। और इसमें जो खास तौर पे जो सबसे पुअर है वो है इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम। इतने पुअर इन्वेस्टिगेशन होती है, उनका काम होता है एविडेंस कलेक्ट करना, और एविडेंस कलेक्ट करने में वो इतने, मैं समझता हूँ कि माहिर नहीं होते। और बारहा आपने देखा होगा जी कि फलां केस में अदालत ने बरी कर दिया चूंकि फोटो कॉपी पे इन्हिसार किया गया, और ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि फोटो कॉपी पे कोई एविडेंस नहीं होती, उसको एडमिसिबल एविडेंस नहीं होती। सही, लेकिन सर, वो बहरहाल ये हमारी तारीख रही है कि आईनी और कानूनी मामलात अपनी जगह, लेकिन जब हालात बदलें तो सारी चीज़ें बदल जाया करती हैं। और जिसमें जिस तरह पाशा साहब ने कहा वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो ख़ास लोगों के लिए होते हैं, जो ख़ास लोग आपस में बैठ के फैसले कर लेते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।